पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता किस लेवल पर राजनीति कर रहे हैं, देखिए आप इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस ने मांग की थी कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार जहां पर हो वहां एक स्मारक बनाया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करने की बात कही है, जिस पर अब सियासत छिड़ गई है। इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हैरान करने वाली बौखलाहट दिखाई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए एक स्मारक बनाया जा सके। हमारे देश के लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत सरकार उनके वैश्विक कद, उत्कृष्ट उपलब्धियों के रिकॉर्ड और दशकों तक राष्ट्र की उल्लेखनीय सेवा के अनुरूप उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए कोई स्थान क्यों नहीं ढूंढ सकी। यह कुछ और नहीं, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जानबूझकर किया गया अपमान है। इस पर बीजेपी नेता पल्लवी सीटी ने लिखा, हे राम जय राम, किस लेवल पर राजनीति को लेकर गए हो। पहले दामाद जी को मनमोहन सिंह जी की मरने की खबर में फोमो हुआ, एम्स के लगभग आधे घंटे पहले ही फेसबुक पर पोस्ट करके अपनी असंवेदनशीलता दर्शाई। फिर आपके शहजादे जाकर उधर हंसे। आपको कभी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के ही पीएम थे उनकी विरासत का सम्मान करने जैसा क्यों नहीं लगा? क्यों सोनिया गांधी ने उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में होने नहीं दिया? क्यों उनका मृतदेह कांग्रेस हेडक्वार्टर अकबर रोड पर रखने नहीं दिया? क्यों नहीं उनके लिए दिल्ली में कोई स्मारक बनाया? वो तो नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने नरसिम्हा राव जी के लिए उनके मरने के 10 साल बाद स्मारक बनवाया, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। अगर मोदी जी पीएम ना बनते तो नरसिम्हा राव जी का स्मारक भी नहीं बनता। अंतिम संस्कार से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया है। खड़गे ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार जहां पर किया जाए वहां पर उनका स्मारक बनाया जाए। इसके साथ ही खड़गे ने कहा कि मनमोहन सिंह जी का स्मारक बनाना उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गौरतलब है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह शांत और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते थे, जिसके कारण उन्हें उनके राजनीतिक विरोधी भी सम्मानित करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में वे भारतीय योजना आयोग के प्रमुख के रूप में 1985 से 1987 तक कार्य किए। इसके साथ ही वे 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर भी रहे, जहां उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिन्हें आज भी याद किया जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। मनमोहन सिंह के निधन के कुछ घंटों बाद ही शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने गुरुवार 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बना दिया और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह की छवि खराब करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नेताओं द्वारा व्यक्त किए गए शोक के शब्द पाखंड को दर्शाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली यह कैबिनेट डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए शब्द भले ही कहे, लेकिन उनके खिलाफ किए गए कृत्य और आरोप कभी नहीं भुलाए जा सकते। उनकी छवि खराब करने, शर्मनाक आरोप लगाने, चरित्र हनन करने और एक महान व्यक्ति को परेशान करने का प्रयास है। उन्होंने आगे कहा, बाकी कल वे जो भी कहेंगे वह केवल पाखंड होगा। इतिहास उनके इस व्यवहार का सही फैसला करेगा। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मौके को राजनीतिक बहस का मुद्दा बना दिया, लेकिन यह साफ हो गया कि शिवसेना यूबीटी नेता ने अपनी ही पार्टी द्वारा मनमोहन सिंह पर की गई टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया, खासकर तब जब वो खुद कांग्रेस की प्रवक्ता रही थी और बाद में शिवसेना में शामिल हुई थी। साल 2012 में उद्धव ठाकरे ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते हुए उन्हें मॉम का पुतला कहा था। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि पिछले 7-8 सालों से हम देख रहे हैं कि उनमें मनमोहन सिंह और मॉम के पुत्र ज्यादा फर्क नहीं है।
एक साल बाद ही साल 2013 में उद्धव ठाकरे ने मनमोहन सिंह को हिजड़ा कहकर उनकी कड़ी आलोचना की थी। डीएनए की 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार ठाकरे ने पुणे के लोगों के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा था कि उन्होंने पूछा था कि मौजूदा सरकार उनके बारे में क्या राय रखती है। जवाब में लोगों ने कथित तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री सिंह एक अक्षम नेता और हिजड़ा है। वहीं साल 2017 में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था, मुझे नहीं लगता कि देश ने कभी इतना कमजोर प्रधानमंत्री देखा है। उन्होंने यह भी बयान दिया था कि मनमोहन सिंह को अपनी पार्टी कांग्रेस से भी सम्मान नहीं मिला। बता दें कि कभी शिवसेना के दिवंगत नेता और संस्थापक बाल ठाकरे ने मनमोहन सिंह को राजनीतिक रूप से नपुंसक कह दिया था। वहीं पूर्व सांसद और शिवसेना नेता संजय निरुपम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए थे। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट में उनके नेतृत्व वाली सरकारों की आलोचना करने के बाद विवादों में घिर गए हैं। गुरुवार को एक्स से बातचीत में संजय निरुपम ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बेदाग थे, लेकिन विडंबना यह है कि जिस सरकार का उन्होंने 10 साल तक नेतृत्व किया उसमें कई दाग थे, वे दाग आज तक धुल नहीं पाए हैं। डॉक्टर साहब को विनम्र श्रद्धांजलि। संजय निरुपम द्वारा यूपीए सरकार की आलोचना करना नेटिजन्स को पसंद नहीं आया। उनके इस पोस्ट से कई सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हो गए और उन्हें याद दिलाया कि वे उस समय सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा थे और विपक्षी दलों द्वारा यूपीए सरकार पर लगाए गए आरोप आज तक साबित नहीं हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बड़ी तल्खियों को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि दोनों दलों को पहचानना होगा कि हमारा असल दुश्मन कौन है। वे बीजेपी की ओर इशारा कर रहे थे। राउत ने कहा कि अगर किसी को नहीं पता तो सब कुछ बेकार है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विचार अलग हो सकते हैं। राज्य स्तर पर वे अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उन्हें विपक्षी गठबंधन के सदस्यों के तौर पर अपने रिश्तों को ध्यान में रखना चाहिए। संजय राउत ने कहा, आप और कांग्रेस की लड़ाई पुरानी है। दोनों दलों को दिमाग में रखना चाहिए कि वह एक गठबंधन का हिस्सा है और उसका ध्यान रखना चाहिए। राउत ने कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 3 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कोई सफलता नहीं मिली। राउत ने कहा, चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी हमेशा निशाने पर होती है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा आप पर निशाना साध रही है। इसने कांग्रेस से पंजाब और दिल्ली छीन लिया और इससे कांग्रेस आहत हुई है। कहा कि दोनों दलों को यह बात दिमाग में रखनी होगी कि उनकी लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ है या भाजपा से है। हमारा दुश्मन कौन है, कांग्रेस या भाजपा? अगर किसी को यह बात नहीं पता तो सब कुछ बेकार है। दिल्ली कांग्रेस ने बुधवार को 12 सूत्रीय श्वेत पत्र जारी किया था। इसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भाजपा पर वादे पूरे नहीं करने और कुप्रबंधन को लेकर निशाना साधा गया था। इस पर आपने बृहस्पतिवार को कहा था कि अगर कांग्रेस अपने नेताओं के बयानों को लेकर उनके खिलाफ 24 घंटे में अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती तो उसे इंडिया से बाहर निकालने पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी ने कांग्रेस पर राजधानी में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा से सांठ-गांठ करने का आरोप भी लगाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस आपके बीच तल्खियां बढ़ गई है। बात यहां तक पहुंच गई है कि आपने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने की मांग कर दी है। सीएम आतिशी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। आपने यह तक आरोप लगाया कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, हमने हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। कांग्रेस फिर भी भाजपा की तरह काम कर रही है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची देखे तो लगता है कि जैसे भाजपा के कार्यालय में बनी हो। आतिशी ने भी इसी तरह की बात कहते हुए दावा किया कि कांग्रेस आपको कमजोर करने पर तुली हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित भारतीय जनता पार्टी पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय आपको निशाना बना रहे हैं।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली की महिला सम्मान योजना में महिलाओं को 2100 रुपए देने की घोषणा की गई थी, जिसे लेकर एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में उपराज्यपाल एलजी सचिवालय ने आरोप लगाया कि इस योजना के नाम पर निजी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। एलजी ने डिविजनल कमिश्नर को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई के लिए कहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को 3 अलग अलग नोट भेजे हैं। ये नोट कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा से उम्मीदवार द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल से विशेष शिकायतों के साथ मुलाकात के बाद भेजे गए हैं। कांग्रेस नेता ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर शिकायतें की थी, जिनमें दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों के घरों पर पंजाब के खुफिया अधिकारियों की मौजूदगी और चुनाव से पहले नकदी ट्रांसफर का आरोप शामिल था। कांग्रेस नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें कि स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग ने संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना जैसी किसी भी योजना के अस्तित्व से इनकार करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी थी। एलजी ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को अलग अलग भेजे नोट में 3 बिंदुओं पर जांच के लिए कहा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से जारी महिला सम्मान योजना की शिकायत एलजी से की थी। इनमें से एक बिंदु आम आदमी पार्टी की तरफ से पात्र महिलाओं को 2100 रुपए देने, दूसरा बिंदु दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवारों के आवास पर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के खुफिया अफसरों की मौजूदगी और तीसरा बिंदु पंजाब में दिल्ली में नकदी भेजे जाने संबंधी है। एलजी ने कहा कि किसी तरह निजी लोगों का डेटा और सरकारी लोग इकट्ठा कर गोपनीयता भंग की जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि यह दिल्ली के एलजी का आदेश नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर से आया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कहना है कि बीजेपी दिल्ली में महिला सम्मान योजना रोकना चाहती है, जबकि इसे बड़ी तादाद में महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। इससे पहले बीते दिनों दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार के स्वास्थ्य और महिला व बाल विकास विभाग ने अखबारों में विज्ञापन छापकर जनता को सचेत किया था कि दिल्ली में संजीवनी और महिला सम्मान योजना जैसी कोई सरकारी योजना नहीं है। दोनों विभागों ने कहा था इसके लिए जनता से उनके बैंक खाते और अन्य विवरण की जानकारी गैर सरकारी लोग ले रहे हैं। दिल्ली सरकार के दोनों विभागों ने चेतावनी दी थी कि इन डेटा को देने पर संबंधित लोग धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी सरकारी योजनाओं के लिए नहीं, चुनाव के लिए वोटरों का आंकड़ा और निजी डेटा हासिल कर रही है। इस पर दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा था कि विज्ञापन निकलवाने वाले अफसरों के खिलाफ विभागीय और पुलिस कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता डल्लेवाल की हालत पर चिंता जताते हुए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि डल्लेवाल को हर प्रकार की चिकित्सकीय सहायता मिले। कोर्ट ने सरकार से कहा कि अगर राज्य में कोई कानून व्यवस्था खराब करता है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इससे सख्ती से निपटे। आपको इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि किसी का जीवन दांव पर है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने पिछले आदेशों का पालन करने में विफल रहने के लिए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस के डीजी के खिलाफ अवमानना याचिका के संबंध में एक नोटिस भी जारी किया। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार को 28 दिसंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट कल फिर से सुनवाई करेगा। इस सुनवाई के दौरान पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को डिजिटल माध्यम से मौजूद रहने को कहा। पंजाब सरकार की तरफ से वकील गुरमिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब डीजीपी के साथ 8 कैबिनेट मंत्रियों ने डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें वहां पर ही सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी है। यदि कोई धक्का मुक्की होती है तो हम वे जोखिम नहीं उठा सकते। इस पर पीठ ने किसानों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हमें उन किसानों पर भी संदेह है जो कि एक जीवन को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या केंद्र सरकार
इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। तो मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र के हस्तक्षेप से चीजें बिगड़ सकती है, इसे राज्य सरकार ही बेहतर तरीके से संभाल सकती है। इस पर पंजाब सरकार के वकील सिंह ने कहा कि पिछली बार जब मंत्रियों का एक दल उनसे मिलने गया था तो किसानों ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत शुरू की जाती है तो फिर हम मेडिकल सुविधा लेने के लिए तैयार है। इस पर मेहता ने कहा कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। बता दें कि डल्लेवाल फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित आंदोलनकारी किसानों की मांगों के समर्थन में केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर है। उच्चतम न्यायालय ने 20 दिसंबर को डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने का निर्णय पंजाब सरकार के अधिकारियों और डॉक्टरों पर छोड़ दिया था। अदालत ने कहा था कि 70 वर्षीय डल्लेवाल को पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी सीमा पर विरोध स्थल से 700 मीटर के भीतर स्थापित अस्थायी अस्पताल में ले जाया जा सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा, एयर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं। 13 फरवरी को सुरक्षा बलों ने उन्हें दिल्ली की ओर बढ़ने से रोक लिया था। याचिका में आरोप है कि किसानों और उनके संगठनों ने बेमियादी अवधि के लिए पंजाब में समस्त राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया है। याचिकाकर्ता ने यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि आंदोलनकारी किसान राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे पटरियों को अवरुद्ध नहीं करें। हालांकि अदालत ने पंजाब में उन राजमार्गों पर अवरोधकों को हटाने के लिए केंद्र व अन्य दलों को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी, जहां किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।